तो अब हम शुरू करते हैं पॉइसन एंड लाप्लास इक्वेशन का। मैंने एक केस लास्ट वीडियो में कराया था, है ना? सर कार्टेशियन वाला कराया था। हाँ, लाप्लास इक्वेशन का सोल्यूशन जो था वो मैंने आपको बताया था, है ना? एक केस कार्टेशियन के लिए मैंने आपको बताया था कि डेल स्क्वायर वी जो है वो 0 है ना, लाप्लास इक्वेशन के केस में। और डेल स्क्वायर वी को हम इस ये जो लाप्लास इक्वेशन है इसको हम कार्टेशियन में, है ना, सिलिंड्रिकल में और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तीन अलग अलग फॉर्मूले हैं जो हमें पता है। तो इन तीनों फॉर्मूले में अगर मैं देखूं ध्यान से, तो मेरे पास यहाँ कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और z। यहाँ कोऑर्डिनेट्स हैं रो, फाई और z। और यहाँ पर है मेरे r, थीटा और फाई। अब देखो यहाँ पर z 2 बार है ना, ठीक। तो अगर मैं x के लिए सोल्यूशन निकालूं, वही सेम सोल्यूशन y के लिए होगा, वही सेम सोल्यूशन z के लिए होगा, और वही सेम सोल्यूशन z के लिए होगा इस वाले के लिए, सिलिंड्रिकल के लिए, है ना। तो मतलब मैं केवल एक सोल्यूशन निकालूंगा तो मैंने 4 केसेस के सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई कर लिए, है ना। सिमिलरली रो और फाई के दो सॉल्यूशंस होंगे। तो एक सोल्यूशन तो हो गया मेरा x, है ना, एक सोल्यूशन हो गया मेरा रो का, एक सोल्यूशन हो गया मेरे लिए फाई के लिए। अब देखो फाई भी 2 बार आ रहा है, एक बार फाई यहाँ आ रहा है और एक बार फाई यहाँ आ रहा है, और दोनों सेम ही है फाई। तो चाहे इस वाले के लिए फाई का सोल्यूशन निकालो, चाहे इस वाले के लिए फाई का सोल्यूशन निकालो, द सोल्यूशन विल बी सेम, बोथ द सोल्यूशन विल बी सेम, ठीक है। और अब क्या बचा? एक बचा आर और एक बचा थीटा। तो ये 5 सोल्यूशन मेरे पास आएंगे, ठीक है। तो मैंने अभी केवल आपको ये वाला केस बताया है, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने ये वाला केस बताया है। आज हम लोग इन चारों केसेस के बारे में देखेंगे कि अगर केवल और केवल रो का फंक्शन हो मेरा पोटेंशियल v, है ना, तो सारे पैरामीटर्स कैसे निकलेंगे, सिमिलरली फाई का, सिमिलरली आर का, सिमिलरली थीटा का, ठीक है बच्चों। तो आज हम शुरू करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ रो ओनली, ठीक है बच्चों। तो ये सेकंड केस है मेरा, जब मेरा फंक्शन जो v है, v एज अ फंक्शन ऑफ रो ओनली, ठीक है। तो ये मेरे को देखना है कि अगर v मेरा फंक्शन है रो का, तो मेरी लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, वो हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि जो क्या कहते हैं लाप्लास इक्वेशन है उसका फॉर्मूला क्या है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर वी बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी बाई डेल जेड स्क्वायर, ये मेरी लाप्लास इक्वेशन थी। ऐसे ही मेरी सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, रो मेरा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आता है, तो रो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो लाप्लास इक्वेशन है वो लिखते हैं हम 1 बाई रो डेल रो ऑफ रो डेल वी बाई डेल रो, ठीक है। प्लस ये तो हो गया रो के करस्पॉन्डिंग। फाई के करस्पॉन्डिंग होता है 1 बाई रो स्क्वायर डेल स्क्वायर वी बाई डेल फाई स्क्वायर, और z के करस्पॉन्डिंग तो सेम वही होगा जो पहले था, डेल स्क्वायर वी बाई डेल जेड स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये मेरी लाप्लास इक्वेशन है किसमें? सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। मुझे किस चीज से मतलब है अभी फिलहाल के लिए, इस केस में मुझे मतलब है केवल और केवल इस पोर्शन से। क्यों? क्योंकि इस पोर्शन में ही मेरा v जो है वो रो का फंक्शन है ना। तो अब मैं बाकी सारी चीजें, यानी ये दोनों चीजें स्किप कर दूंगा, क्योंकि v मेरा केवल और केवल किसका फंक्शन है? रो का फंक्शन है ओनली। तो आई विल टेक ओनली द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन, दैट मीन्स 1 बाई रो डेल रो ऑफ रो डेल v बाई डेल रो, ठीक है। और ये मैं कर दूंगा 0 के इक्वल। तो यहां से मुझे किसी तरीके से इस v की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, जैसे हमने लास्ट टाइम उस वाले केस में करी थी, ठीक। तो देखो अगर मैं इस वाले 1 बाई रो को देखूं, तो ये 1 बाई रो तो इधर चला जाएगा, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा।
यानी इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ डेल बाई डेल रो, कितना, रो डेल वी बाई डेल रो इक्वल्स टू 0। अब मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, रो डेल वी बाई डेल रो इक्वल्स टू एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और सपोज मैं उसको बोलता हूं, ठीक है। अब मैंने इस रो को इधर ले गया, ठीक है, और ये हो जाएगा सीधे सीधे डेल वी बाई डेल रो इक्वल्स टू ए बाई रो, ठीक है। अब मैं दोबारा इंटीग्रेशन करूंगा, या फिर वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा करके मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए तो बाहर ले लो, है ना, और ये हो जाएगा 1 बाई रो डेल रो। तो इसके लिए भी सोल्यूशन क्या आएगा, मेरा सोल्यूशन वही आएगा, v इक्वल्स टू ए एल एन रो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज अगेन v। तो ये मेरा सेकंड केस के लिए ये जनरल सोल्यूशन आ गया इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। वहां ए और बी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि मुझे किसी जनरल केस के लिए ए और बी की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू आइडेंटिफाई करके मैं वी यानी पोटेंशियल का एक जनरलाइज या किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए सोल्यूशन निकाल लूंगा, और फिर उसके बाद उस सोल्यूशन से मैं डी निकाल करके ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी से, फिर डी निकाल करके, फिर डी से चार्ज डेंसिटी रो एस निकाल करके, फिर क्यू निकाल करके मैं सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्यू बाई वी से। तो वही सेम रिपीट करना है मुझे प्रोसेस यहाँ पर भी, है ना। तो इसका मतलब अब देखो ध्यान से कि आप इसको क्या ले सकते हो। जब मैंने इसको एज अ फंक्शन ऑफ एक्स माना था पिछले वाले केस में, है ना, तो हमने ये देखा था कि x इक्वल टू 0 पर मैंने पोटेंशियल मान लिया था 0, और x इक्वल टू सपोज d पर मैंने पोटेंशियल मान लिया था v0, ठीक है। यही तो लिया था मैंने, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इजी केस लिया था। मैंने पहला केस बताया था x इक्वल टू x1 पर v इक्वल टू v1 और x इक्वल टू x2 पर v इक्वल टू v2। फिर वहां पर x1 और x2 का डिफरेंस आ रहा था, v1 माइनस v2 का डिफरेंस आ रहा था, तो मैंने एक चीज को 0 कर दिया ताकि दूसरी वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली वही वैल्यू बचे जो उन दोनों का डिफरेंस है। तो इसकी वजह से मेरा थोड़ा केस सिंपल हो गया। इसी चीज को यूज करके मैं यहाँ पर यूज करूंगा। मैंने बोला कि अगर मेरा v इक्वल टू 0 है, अगर मैं रो इक्वल्स टू v बोलता हूं, और v इक्वल्स टू v0 है अगर मैं रो इक्वल्स टू a बोलता हूं, ठीक है। मेरे पास ये सिलेंडर है, इसमें दो एक ये वाली इनर रेडियस है, ये रेडियस है मेरी a, एक मेरी आउटर रेडियस है, ये रेडियस है मेरी यहां से लेकर के यहां तक, ये वाली वैल्यू है मेरी b, ठीक है। और ये एक पर्टिकुलर लेंथ का है, जो भी है हम लेंथ से अभी फिलहाल के लिए मतलब नहीं है, ठीक। अब आप ध्यान से देखो जरा कि ये जो b है, दैट b वी आर अज्यूमिंग दैट b इज ग्रेटर देन a, मतलब b मेरी आउटसाइड रेडियस है, आउटर रेडियस है ना। तो मैंने क्या बोला, मैंने b को b पर पोटेंशियल 0 क्यों करा, क्योंकि मैंने सपोज इस पे एक आउटर कनेक्शन ग्राउंड कर दिया ताकि पोटेंशियल मेरा ग्राउंड में चला जाए, 0 हो जाए। तो केवल और केवल जितना भी पोटेंशियल मेरे पास है वो इनर सरफेस पर होगा, आउटर पर नहीं होगा, है ना। ये केस मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, ये वाला, ठीक है, ये वाला। और इसको मैंने इस इमेज के थ्रू दिखाने की कोशिश करी है, जहां पर मेरा b आउटर रेडियस है और b इज लार्जर देन a, ठीक है। ये कंडीशन में मान के चल रहा हूं। अब इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इस इक्वेशन में आपको ये वाली दोनों कंडीशंस रखनी है। तो पहली कंडीशन अगर मैंने रखी तो ये आया 0 इक्वल्स टू a ln, रो की वैल्यू कितनी है b, है ना, प्लस b, ये इक्वेशन हो गई। और दूसरा v इक्वल टू v0, जब रो की वैल्यू कितनी है a, है ना, तो ln a प्लस b, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, देखो a कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, ये बचेगा ln b माइनस ln a, है ना, यानी ln b अपॉन a, है ना, नेचुरल लॉग, ln का मतलब नेचुरल लॉग b अपॉन a, और ये क्या बचेगा माइनस का v। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि a इक्वल्स टू कितना हो गया, a इक्वल्स टू माइनस का v नॉट डिवाइड बाई नेचुरल लॉग ऑफ b अपॉन a, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज v नॉट डिवाइड बाई नेचुरल लॉग ऑफ a अपॉन b,
है ना, क्योंकि मैंने a अपॉन b को माइनस b अपॉन a कर दिया, तो ऑटोमेटिकली माइनस a वाला माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा b अपॉन। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब इस वाली इक्वेशन को देखो जरा, इस वाली इक्वेशन में आपको सीधे सीधे पता है कि b की वैल्यू कितनी है। b इक्वल्स टू कितना है? b इक्वल्स टू माइनस का a ln b, है ना। ये दो वैल्यूज मैंने आइडेंटिफाई कर दी, और a की वैल्यू मैंने अभी निकाल ही ली है, तो a की वैल्यू अगर मैं ये वाली सीधे ऊपर वाली इक्वेशन b के अंदर रख दूंगा, तो मुझे ये वाली इक्वेशन a की वैल्यू यहाँ रख दो तो मुझे b की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, मिल जाएगी ना। b कितना हो जाएगा यहाँ से? b हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इसको लिख लो v नॉट, ठीक है, डिवाइड बाई ln b बाई a इंटू ln b। ये मेरी b की वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज a और b की दोनों वैल्यूज मैं किस में रख दूंगा? मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में रख दूंगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 थी v इक्वल्स टू a ln प्लस b। ठीक है, a ln रो प्लस b, तो मैंने v की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दी, ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में रख दी। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिल जाएगा v इक्वल्स टू a, दैट इज v नॉट डिवाइड बाई ln a बाई b, है ना, ये a है। उसके बाद यहाँ आ गया ln रो, a ln रो, है ना, a ln रो प्लस b। b की वैल्यू कितनी थी? b की वैल्यू थी v नॉट डिवाइड बाई ln b बाई a ln b। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a बाई b है, यहाँ पर b बाई a है, तो मैंने क्या करा? मैंने दोनों को a बाई b या b बाई a की फॉर्म में लिख लिया, तो मैं इसको ln b बाई a लिख लेता हूँ, यहाँ पर माइनस लगा दिया, यहाँ पर b अपॉन a हो गया, ताकि मैं ये कॉमन ले पाऊँ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने v नॉट डिवाइड बाई ln b बाई a दोनों इक्वेशंस में से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो क्या बचा मेरे पास? बचा ln b माइनस ln रो, है ना, और इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये मेरा v नॉट कांस्टेंट हो गया, ln, अब देखो ln b माइनस ln रो, दैट मींस ln b बाई रो डिवाइड बाई ln b बाई a। ये इक्वेशन आ गई, और ये किसके बराबर है? ये मेरा जनरल पोटेंशियल फंक्शन है v का, अगर उस केस की बात करूं तो। अब अगर मैं a और b के बीच में किसी भी पॉइंट पर जाता हूं, सपोज a की अगली वैल्यू b बाई 2 ले ली मैंने, है ना, तो ऐसे केस में सपोज b बाई 2 ले लिया, यहाँ पर ले लिया मैंने, है ना, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा वो इस इक्वेशन से वी कैन इजीली कैलकुलेट, इस वाली इक्वेशन से हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब हम क्या करते हैं? अब हमें क्या करना है? अब हमें v पता लग गया, तो अब हम क्या करते हैं? हम निकालते हैं, सबसे अगला स्टेप हमारा क्या है? e इक्वल टू माइनस डेल v निकालने का है ना, e इक्वल टू माइनस डेल v। तो आप इस इक्वेशन से ग्रेडियंट से इस इक्वेशन को वैल्यू निकाल लोगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका e आ जाएगा, है ना। अब ग्रेडियंट का फॉर्मूला याद है किसी को? ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में? याद है किसी को? किसी के पास बुक है? बोलो, जल्दी बोलो। यस मैं सर। देखूं? हाँ, तो जरा फटाफट से ग्रेडियंट की वैल्यू बताओ मुझे। ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, और फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी आई। ठीक है, ओके सर। मैं समझता हूँ शायद सिंपल ही होता है। डेल v की वैल्यू ग्रेडियंट में क्या होती है? वो होती है डेल v बाय डेल रो, डेल रो ए रो कैप, है ना, प्लस डेल v बाई डेल फाई 1 बाय रो, रो ए फाई कैप, प्लस डेल v बाई डेल z, है ना, ए जेड कैप। यही होता है शायद। यस सर। अब चूंकि v जो है मेरा फंक्शन है किसका? केवल और केवल रो का, तो ये चीज तो जीरो हो जाएगी। मुझे केवल ये चीज सॉल्व करनी है, मतलब मुझे क्या करना है? मुझे इसको डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू रो। ठीक, तो e इक्वल्स टू माइनस डेल v इक्वल्स टू माइनस का डेल v बाई डेल रो ए रो कैप इक्वल्स टू, मुझे इसको डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू रो। ठीक है, जल्दी से बताओ कितना आएगा? माइनस का
वी नॉट कांस्टेंट है अपॉन एल एन बी बाई ए कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है ना। और मुझे किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है, डी बाई डी रो ऑफ किसको, एल एन बी बाई रो को डिफरेंशिएट कर देना है। सॉल्व कर लोगे इसको, बताओ बच्चों, एल एन बी बाई रो कितना होगा, नेचुरल लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स, 1 upon rho upon d. Yes, sir. ठीक है। जब इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो हमारी वैल्यू आ जाएगी वी नॉट अपॉन रो, ठीक है, ये आ जाएगा 1 अपॉन एल एन बी बाई ए और साथ में ए रो कैप, ये वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये मेरी ई की वैल्यू आ गई, नेगेटिव साइन यहाँ पर कंपनसेट हो गया, यहाँ नेगेटिव था तो ये वाली वैल्यू ये आ गई। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या निकालना है, जब मेरे पास ई है तो मैं डी निकाल सकता हूँ, डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई से, है ना। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू लगा दी, डी आ जाएगा मेरा, यानी मैंने इस एक्सप्रेशन को एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, वी नॉट इंटू एप्सिलॉन डिवाइड बाई रो। ठीक है, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है क्या, अब हमें निकालना है डी डॉट डी एस, है ना, डी डॉट डी एस, डी डॉट डी एस से क्या आ जाएगा, मुझे क्यू मिल जाएगा, है ना, क्यू मिल जाएगा, आया ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. ठीक, अब डी डॉट डी एस, अब देखो Yes, पोटेंशियल मेरा अंदर वाली सरफेस पर था, आउटर पे तो जीरो था, आउटर वाली सरफेस पर तो पोटेंशियल जीरो था, है ना भाई, मेरा v इक्वल टू जीरो था पोटेंशियल जब मेरा रो इक्वल टू बी था, है ना, ये कंडीशन थी। इसका मतलब सारा का सारा पोटेंशियल कहां पर है, सारा का सारा पोटेंशियल है कहां पे, अंदर वाली सरफेस पर, है ना, जब रो मेरा ए है, तो मैं इस सरफेस पर ही क्या निकालूंगा, अपना क्यू निकालूंगा, क्योंकि सारा चार्ज मेरा कहां पर होगा, इस सरफेस पर ही होगा, रो इक्वल टू ए पर। ठीक है, रो इक्वल टू ए के लिए सरफेस क्या होगी बताओ, जल्दी बताओ। एरो कैप, देखो डी वेक्टर है एरो कैप में, है ना, तो सरफेस वेक्टर क्या आना चाहिए, एरो कैप ही आना चाहिए। अब एरो कैप किस में आता है, जो मेरी सरफेस है ये, इसके लिए टॉप और बॉटम वाली सरफेस होगी, उसमें तो एरो कैप आएगा नहीं, है ना, एरो कैप किस में आएगा, इस वाली सरफेस पर आएगा, ये जो आउटर सरफेस है ना, इस आउटर सरफेस में मैं क्या चीज लूंगा, ये वेक्टर क्या आएगा मेरा, एरो कैप के फॉर्म में आएगा, है ना। और ध्यान से देखो यहां पर मेरा क्या चेंज हो रहा है, यहां पर मेरा z चेंज हो रहा है ना, और फाई चेंज हो रहा है ना। तो अगर फाई चेंज होता है तो मेरा आता है रो डी फाई, और जब मेरा z लिखते हैं डी z। ठीक है बच्चों, और d मेरा कांस्टेंट है, d वाली वैल्यू आ जाएगी एज इट इज। ठीक है, तो मैंने d यहां लगा दिया, कितना आ जाएगा, d आ जाएगा v नॉट एप्सिलॉन डिवाइड बाई रो एल एन बी बाई ए। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, रो से रो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखो फाई की लिमिट लाऊंगा मैं जीरो से लेकर के कितना, 2 पाई, और z की लिमिट हम लगा सकते हैं जीरो से लेकर के l। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो लेंथ है इसकी, ये l है ना, तो मैंने इसको अपने सिंप्लिसिटी के लिए जीरो से लेकर के l ले लिया, चाहे आप -l/2 से लेके l/2 ले लो, चाहे आप l से लेके 2l ले लो, कुछ भी ले लो, l डिस्टेंस लेनी है आपको, ये आपका q आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, v नॉट एप्सिलॉन डिवाइड बाई एल एन बी बाई ए तो कांस्टेंट है, ये तो आ गया बाहर, है ना, फाई मतलब सीधे सीधे क्या आ गया 2 पाई, और z के करस्पॉन्डिंग l-0 यानी l। ठीक है, ठीक है ना, Yes, sir.
ठीक है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई यहाँ पे गड़बड़ ये हो गई कि ये जो रो है, ये रो कटेगा नहीं इससे, क्योंकि इस वाली सरफेस पर जो क्या कहते हैं रेडियस है वो कितनी है, a है। ठीक है, तो ये हम काटेंगे नहीं, दिस वी कैन नॉट एग्जैक्टली कट डाउन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम सीधे सीधे a एज इट इज आ जाएगा 2 पाई। अगर हम सरफेस एरिया भी देखें तो उसका सरफेस एरिया कितना होता है, सीधे सीधे 2 पाई आर एच, 2 पाई ए एच, है ना। बात बराबर ही है वैसे तो a से a, क्योंकि यहाँ पर भी रो इक्वल टू a ही लेंगे तो बात बराबर ही है, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, q इक्वल्स टू ये आ जाएगा रो इक्वल टू, अगर आप सरफेस एरिया ले लो, ds की वैल्यू कितनी होगी, अगर आपको इंटीग्रेट नहीं करना फॉर एग्जांपल, तो आपको पता है सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच, यही तो होता है। आर क्या है, रेडियस, रेडियस कितनी थी, a, है ना, और h क्या है, h है उसकी लेंथ। तो ऑटोमेटिकली आप इससे ले लो और यहाँ पर r की जगह a ले लो और h की जगह l ले लो, तो ऑटोमेटिकली a से ये वाला ये तो कैंसिल होना ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ये मेरा आ गया q। अब आप मुझे ध्यान से देख करके बताओ कि इसमें मेरा पोटेंशियल मुझे पता है v इक्वल्स टू वी नॉट, तो c कितना होगा, c इक्वल्स टू लॉजिकली क्या होता है, q बाय वी नॉट, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी नॉट माइनस जीरो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, और q कितना है, q मैंने अभी निकाल लिया, कितना निकाला मैंने, q निकाला वी नॉट इंटू एप्सिलॉन डिवाइड बाय ln b बाय a इंटू 2 पाई l। तो इस वैल्यू को क्या लिख लेंगे हम, वी नॉट इंटू एप्सिलॉन इंटू 2 पाई l अपॉन ln b बाय a, और उसको डिवाइड कर देंगे वी नॉट से, वी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा 2 पाई एप्सिलॉन l डिवाइड बाय ln b बाय a, है ना, 2 पाई एप्सिलॉन l डिवाइड बाय ln b बाय a। ठीक है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस फॉर दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि डिराइव द कैपेसिटेंस ऑफ कोएक्सियल केबल कैपेसिटर, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ कोएक्सियल केबल आवाज कट रही है थोड़ी, अब ठीक आ रही है, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ कोएक्सियल केबल कैपेसिटर, कैपेसिटर, तो वो आप ये निकाल करके बता दोगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है, क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में, आप इसका कैपेसिटेंस डिराइव करो, कैपेसिटेंस कोएक्सियल केबल के लिए, तो आप यहाँ से डिराइव कर सकते हो। ठीक है, आसान है। Yes, आपको केवल सिस्टम पढ़ना है, अगर आपको ग्रेडियंट के और डेल स्क्वायर के यानी लाप्लासियन ऑपरेटर के एक्सप्रेशन पता है, फॉर्मूले पता है, तो आपको केवल वो फॉर्मूला उठाना है और आपको सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन आपको हर स्टेप को फॉलो करते चलना है। ठीक है, और जब आप सबसे एंड में पहुंचोगे तो यू विल बी हैविंग द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों, इजी है। यस सर। ठीक है, अब हम दूसरा केस ले लेते हैं। सपोज अभी मैंने बोला था कि v इक्वल टू रो, अगला केस है अगर मेरा v इज अ फंक्शन ऑफ फाई होता ओनली, तो क्या होता, v is a function of phi only, then how to solve it, how to solve the Laplace equation solution, identify the solution of Laplace equation। ठीक है, when v equals to for v equals to phi only, v equals to f of phi यानी function of phi only। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो मेरा डेल स्क्वायर v का एक्सप्रेशन था, डेल स्क्वायर v इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मुझे क्या लेना है, मुझे वही वाला फॉर्मूला लिखना है, 1 बाई रो डेल रो ऑफ रो डेल v बाई डेल रो, है ना, प्लस 1 बाई रो स्क्वायर डेल स्क्वायर v बाई डेल फाई स्क्वायर, है ना, प्लस डेल स्क्वायर v बाई डेल z स्क्वायर इक्वल। अब मुझे v इज अ फंक्शन ऑफ फाई ओनली है, मतलब मुझे केवल और केवल इस चीज से मतलब है, मुझे इससे मतलब नहीं है और मुझे इससे मतलब नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं सीधे सीधे लिख लूंगा 1 ओवर v स्क्वायर रो स्क्वायर डेल स्क्वायर v
ओवर डेल फाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और लॉजिकली आप ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इस 1/रो स्क्वायर को इधर ले जाऊं 0 के, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर v ओवर डेल फाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और आप ध्यान से देखो तो ये पहला वाला केस ही बन गया, फर्स्ट केस, सिमिलर टू फर्स्ट केस, है ना। ठीक है बच्चों, जहां पर मैंने क्या लिया था, डेल स्क्वायर v ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 लिया था। यहां तक क्लियर है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या आएगा, ये आएगा a इंटू फाई प्लस b, यही आना चाहिए ना सोल्यूशन। जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, a इंटू फाई प्लस b। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका ग्रेडियंट लेना है ना, ग्रेडियंट लेना है। तो v इक्वल्स टू e इक्वल्स टू माइनस डेल v माइनस डेल v, मुझे ये निकालना है। ठीक है, e इक्वल्स टू माइनस डेल v, मुझे ये निकालना है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये मुझे आइडेंटिफाई करना है। चूंकि v इज अ फंक्शन ऑफ फाई ओनली है, तो मुझे ग्रेडियंट वाला एक्सप्रेशन केवल और केवल वाला दिखना है जिसमें फाई का ही फंक्शन आए। ठीक है, और वो कितना होता है, वो होता है 1/रो डेल v बाई डेल फाई, है ना, 1/रो डेल v बाई डेल फाई a फाई कैप। ठीक है बच्चों, तो अब आप ध्यान से देखो, इसको सॉल्व कर लो, 1/रो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और a फाई मतलब यहां पर लिख लो आप डेल बाई डेल फाई ऑफ कितना, a फाई प्लस b a फाई क्या। ठीक है, लेकिन इससे पहले मुझे वो निकालना पड़ेगा ना, कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन रखेंगे हम तब निकालेंगे। तो बाउंड्री कंडीशन रख लेते हैं पहले, है ना। बाउंड्री कंडीशन के लिए फॉर एग्जांपल फाई इक्वल टू कुछ भी मान लो आप, फाई इक्वल टू सपोज 0 है तो मेरा पोटेंशियल 0 है, और फाई इक्वल टू सपोज अल्फा बीटा गामा कुछ भी ले लो। ठीक है, ले लेते हैं सपोज फाई इक्वल टू 0 पे मेरा पोटेंशियल 0 है, और फाई इक्वल टू सपोज अल्फा पे मेरा पोटेंशियल v नॉट है। ठीक है, v इज अ फंक्शन ऑफ फाई ओनली। तो ये दो बाउंड्री कंडीशंस को मैं रख सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैंने यहाँ रखा तो v इक्वल टू v इक्वल टू नहीं, 0 इक्वल टू कितना, a इंटू 0 प्लस b, यहाँ पे मेरा b इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, और दूसरी कंडीशन रखी मैंने v0 इक्वल्स टू a इंटू अल्फा प्लस b, तो मेरा b तो 0 था ही, तो मेरा क्या आ गया, v नॉट इक्वल्स टू a अल्फा, यानी a इक्वल्स टू v नॉट बाई अल्फा। जो पहला केस आया था वही सेम केस मेरा यहाँ पर आ जाएगा, एंड b इक्वल टू 0। ये दो मेरी बाउंड्री कंडीशन से इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ गई, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। तो ये दोनों ही वैल्यूज मैंने कहाँ रख दी, ये दोनों ही वैल्यूज मैंने इस एक्सप्रेशन के अंदर रख दी। तो मेरे को क्या मिल गया, मेरे को मिल गया v इक्वल्स टू कितना, a, यानी v नॉट डिवाइड बाई अल्फा इंटू फाई। ये वाली वैल्यू को मैं डिफरेंशिएट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये डिलीट मार दो, ये नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ये आ जाएगा v नॉट डिवाइड बाई अल्फा इंटू फाई। इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कितना होगा, 1 डेल बाई डेल फाई। ठीक है, और ये कितना होगा, फाई के रिस्पेक्ट में फाई को गायब कर दो, सीधे वी नॉट बाई अल्फा इंटू वी नॉट बाई अल्फा रो ए फाई क्या। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा मेरा माइनस के साइन के साथ ई। ठीक है, आसान है। यस सर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमने ई निकाल लिया, हमें अगला स्टेप क्या करना है, हमें डी निकालना है। डी को कितना हो जाएगा, सिंपल, माइनस एप्सिलॉन वी नॉट डिवाइड बाई अल्फा इंटू रो ए फाई कैप। ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा डी हो गया, है ना। डी को एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ई से मैंने ये निकाल लिया। जल्दी बोलो, क्लियर है, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। और अब मैं डी डॉट डी एस रख लेता हूँ। डी डॉट डी एस के लिए क्यू आ जाएगा मेरा
Q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ d डॉट ds, ठीक है। यहाँ पर फाई चेंज नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर सॉरी फाई चेंज हो रहा है, बाकी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। रो चेंज हो रहा है ना, तो z चेंज हो रहा है। ऑटोमेटिकली आप कुछ किसी भी वैल्यू के लिए हाँ वो ये निकाल लोगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, फाई अगर है तो मेरा एक तो डी रो और एक डी जेड, जीरो टी जेड। ये फाई कैप, ये मेरा सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। जेड की वैल्यू सपोज आपने एल ले ली और रो की वैल्यू सपोज आपने कांस्टेंट ले ली, कुछ भी, ठीक है। 0 से लेकर के सपोज ए तक, ठीक है। तो 0 से लेकर के ए तक आपने इसको इंटीग्रेट कर लिया और ये 0 से लेकर के एल तक इंटीग्रेट हो जाएगा। तो सीधे सीधे आपको क्या हो जाएगा, एल इंटू ए आ जाएगा, है ना। ए इज द रेडियस, एल इज दी क्या बचेगा, एल इज दी लेंथ, ठीक है। तो वो एरिया और आप इससे यानी इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो एज इट इज आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1/रो है, जब 1/रो लोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ एल एन रो हो जाएगा, 1/रो डी रो है ना, तो यहाँ पर एल एन रो हो जाएगा और फिर उस हिसाब से थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। कर लोगे सॉल्व, इजी है। एप्सिलॉन वी नॉट डिवाइड बाई अल्फा इंटू रो, साथ में कितना, डी रो डी जेड। मैं मान लेता हूं कि मेरा रो की वैल्यू 0 से लेकर के ए तक है और मेरा जेड की वैल्यू 0 से लेकर के एल तक है। ये मेरा क्यू आ जाएगा। मैंने माइनस साइन हटा दिया क्योंकि ऑटोमेटिकली मुझे मॉड क्यू लेना होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है चार्ज की, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज, जिससे कि मेरा कैपेसिटेंस पॉजिटिव आए, ठीक है। तो उसकी वजह से मैं क्या बोलूंगा, मैंने नेगेटिव साइन हटा दिया। चाहो तो आप बाद में हटा लो, चाहो तो आप अभी हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ पर एल एन रो आ जाएगा, एल एन रो में वैल्यू रख दो एल एन ए और एल एन जीरो। अब एल एन जीरो नहीं रख सकते आप यहाँ पे, है ना, क्योंकि एल एन जीरो की वैल्यू होगी नहीं कुछ, ठीक है। तो आप इसको हाँ बी से लेकर के ए कर लो, ज्यादा बेटर है, ए से लेकर के बी तक, ठीक है बच्चों। ए से लेकर के बी तक वो दो वैल्यू आपकी हो जाएंगी, ठीक। और फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लोगे, क्यू आ जाएगा और उसको वी नॉट से डिवाइड कर देंगे तो सी आ जाएगा, सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी नॉट। तो आप सीधे सीधे वी नॉट से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका सी की वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे, बोलो। यस सर। ठीक है। अब एक और अगला इंपॉर्टेंट केस है, वो जब मैं बोलता हूं v इज अ फंक्शन ऑफ r ओनली। तो अगर मैं v इज अ फंक्शन ऑफ r ओनली बोलता हूं, थर्ड केस की बात कर रहा हूं, ठीक है। थर्ड केस जब मेरा एज v एज अ फंक्शन ऑफ r ओनली, ठीक है। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो क्या होगा, तो देखो डेल स्क्वायर v इक्वल टू 0 है मेरे लाप्लास इक्वेशन में, ठीक है। और उसके हिसाब से मेरी इक्वेशन क्या होती है डेल स्क्वायर v की, डेल स्क्वायर v के लिए जब r होता है तो ये एक्सप्रेशन होता है, मैं लिख लेता हूँ एक्सप्रेशन 1/r स्क्वायर डेल अपॉन डेल r ऑफ r स्क्वायर डेल v अपॉन डेल r, ठीक है। प्लस ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ 1/r स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा, ठीक है, साइन थीटा डेल v अपॉन डेल थीटा प्लस 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर v बाई डेल फाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे किससे मतलब है, केवल और केवल इससे मतलब है। तो मैं अगले स्टेप में क्या लिखूंगा 1/r स्क्वायर डेल बाई डेल r ऑफ r स्क्वायर डेल v बाई डेल r, और इसको 0 के इक्वल रखूंगा, फिर इसको सॉल्व करूंगा तो ये चीज तो 0 हो जाएगी इधर जा करके, है ना। तो मैं सीधे सीधे क्या लिख सकता हूं, डेल ओवर डेल r ऑफ r स्क्वायर डेल v ओवर डेल r इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा दोनों साइड इंटीग्रेशन करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा r स्क्वायर डेल v बाई डेल r इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज a, ठीक। और अब मैं दूसरा इंटीग्रेशन सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं डेल v इक्वल्स टू a अपॉन r स्क्वायर डेल r, और अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड्स तो मेरे को क्या मिलेगा, v इक्वल्स टू, देखो r की पावर -2 है, मतलब माइनस का r की पावर -1, ठीक है, -3 प्लस
ये एक्सप्रेशन मेरा आ जाएगा। यस ठीक है सर, बच्चों, सही है। आ जाएगा ना? यस आ सर। जाएगा? अब इस Yes, sir. इक्वेशन में मुझे अपनी बाउंड्री कंडीशन लगा करके v आइडेंटिफाई करना है, और फिर v से मैं e आइडेंटिफाई करूंगा, e से d आइडेंटिफाई करूंगा, d से q आइडेंटिफाई करूंगा, और q और v को डिवाइड करके c निकाल लूंगा सिंपल। ठीक है, अब मैं बाउंड्री कंडीशन क्या लगाऊं? बाउंड्री कंडीशन फॉर एग्जांपल मेरी r इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल है v इक्वल टू v0, और r इक्वल टू सपोज a पर मेरा पोटेंशियल है अच्छा r इक्वल टू 0 तो ले ही नहीं सकते हम, बहुत छोटी पॉइंट हो जाएगा ये, r इक्वल टू a और b कर लेते हैं। ठीक है, तो इनर रेडियस यानी b ग्रेटर देन a, जैसे हमने सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लिया था ना, बिल्कुल सेम वैसे ही हम स्फेरिकल में ले लेंगे। v इक्वल्स टू 0 है मेरा आउटर चार्ज, मतलब देखो ये मेरा a है और ये मेरा b वाला सर्किल है, तो मैंने b वाले सर्किल को क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, है ना। ये r इक्वल टू a है और ये r इक्वल टू b है। ठीक, इस पर कोई पोटेंशियल नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ कि इस पर मैंने पोटेंशियल कर दिया 0। ठीक है, तो v इक्वल टू 0 एट r इक्वल टू b, और v इक्वल टू 0 एट r इक्वल टू v इक्वल टू v0 एट r इक्वल टू a, ये दोनों बाउंड्री कंडीशन मैं इस इक्वेशन में लगा दूंगा। ठीक है, और फिर देखते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन बनता है। ठीक है, तो देखो v इक्वल टू v0 सॉरी v इक्वल टू 0 माइनस का a अपॉन r इक्वल टू कितना था, r इक्वल टू था b, जब 0 था तो r इक्वल टू ये वाली कंडीशन लगा रहा हूँ पहले। ठीक है, v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0 है ना, यहाँ रख दिया, और r इक्वल टू b यहाँ रख दिया, प्लस b, है ना। एक इक्वेशन तो ये आ गई, दूसरी आ गई v इक्वल टू v0 जब r इक्वल टू कितना है, a है। ठीक है, मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करा तो यहाँ तो आया माइनस का v0, यहाँ कितना आया, यहाँ पर मैंने a कॉमन ले लिया, है ना, ये आया 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b, और ये दोनों तो कैंसिल आउट ही हो गए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मेरा कितना आ गया, a इक्वल्स टू आ गया माइनस का v0 डिवाइड बाई 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि v0 डिवाइड बाई 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों, जल्दी से बताओ। No, sir. ठीक है, अब ये वाली वैल्यू यहाँ रख दी, और आप ध्यान से देखो इस इक्वेशन से मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूँ। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस प्लस का a अपॉन b। ठीक है, तो अगर मुझे a की वैल्यू पता लग गई तो आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b एज, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, जल्दी बताओ। b की हो जाएगी a अपॉन b, यानी a यही वाला पूरा वैल्यू v0 डिवाइड बाई b टाइम्स 1 अपॉन b। क्या बना रहा है बेकार है। ठीक है, ये मेरी b की वैल्यू आ जाएगी, a और b की वैल्यू पता लग गई मुझे। अब मुझे v इक्वल्स टू जो मेरी इक्वेशन थी ये वाली, इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में मुझे a और b की वैल्यू रख देनी है। ठीक है, तो a की वैल्यू रखी मैंने, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, है ना, a की वैल्यू रखी, ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन है ऊपर वाली, इस इक्वेशन को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो a की वैल्यू मैंने रख दी ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये कितना आ गया, माइनस का v0 अपॉन r टाइम्स 1 बाई b माइनस 1 बाई a। ठीक है, और प्लस का v दैट इज v0 डिवाइड बाई b टाइम्स 1 बाई b माइनस 1 बाई a। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब मैं 1 बाई बी और 1 बाई ए कॉमन ले लो, v0 भी कॉमन ले लो, तो यहाँ पर v0 डिवाइड बाई 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पर बचा माइनस का 1 अपॉन आर प्लस का 1 अपॉन बी। ठीक है, अगर मैं ये वाला माइनस बाहर ले लूं, है ना, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, और इस नेगेटिव की वजह से ये साइन उल्टे हो जाएंगे। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इट इज सिंपली इक्वल्स टू व्हाट, इट इज v0 डिवाइड बाई 1 बाई a माइनस 1 बाई b इनटू कितना, 1 ओवर r माइनस 1 ओवर b।
ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, दिस इज द जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर v इन दिस पर्टिकुलर केस वेयर v इक्वल टू v0 एट r इक्वल टू a एंड v इक्वल टू 0 एट r इक्वल टू b। उस बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से मेरा ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अगेन आई नीड टू कैलकुलेट दी पोटेंशियल ग्रेडियंट E इक्वल्स टू माइनस डेल V मुझे निकालना है। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस डेल बी के बाद मैं एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे डी निकल के आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई मैं एप्सिलॉन से कर दूं और फिर डी डॉट डी एस से मेरा क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे सी निकालना है तो मैं क्यू से उस वी नॉट को डिवाइड कर दूं तो मेरा सी आ जाएगा। अब देखो मैं आपको सॉल्व दे करके बता रहा, सॉल्व कर लेना आप आराम से। ठीक है, करेंगे कैसे, v इक्वल्स टू माइनस डेल वी, सबसे पहला ये वाला स्टेप है ना, तो ऑब्वियसली मेरा v जो है वो माइनस डेल वी अगर मैं करूंगा तो जो e है वो केवल और केवल क्या आएगा, ए आर कैप वाला फंक्शन आएगा। जब ए आर कैप वाला फंक्शन आएगा तो जब मैं यहाँ ds करूंगा तो ds के लिए क्या आना चाहिए, ds के लिए ए आर कैप ही आना चाहिए। और ए आर कैप कैसे आएगा, ए आर कैप आएगा जब मैं थीटा और फाई दोनों वेरी कर रहा हूं तभी तो आएगा ए आर कैप। यस सर। तो थीटा के लिए होता है आर डी थीटा और फाई के लिए होता है आर साइन थीटा डी फाई। ठीक है, यहां पर हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई ए आर क्या है ना, ये वैल्यू मेरी सरफेस एरिया की होगी, ये मेरा ds वेक्टर होगा, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूंगा। ठीक है, d मुझे ऑलरेडी यहाँ से पता लगी जाएगा इस वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन के एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो d मेरा पता लग जाएगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा तो ar डॉट ar तो हो जाएगा 1, तो ये तो हटा दो, केवल मैग्नीट्यूड बचेगा और वो जो भी वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद उसको मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, पोटेंशियल से डिवाइड करके मेरा क्या आ जाएगा, सीधे सीधे कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर आप ध्यान से देखो, अगर मेरे पास ये जो मैंने 3-4 केस डिस्कस करे हैं इसमें क्या था, सबसे पहले केस में मैंने लिया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो मेरा मीडियम था वो कितना था, वो था एप्सिलॉन, है ना, तो ये मेरा आ गया था पोटेंशियल, यहाँ से पोटेंशियल निकाल करके मैंने कैपेसिटेंस निकाला था और वो कितना आया था, एप्सिलॉन ए बाई डी, ए इसका एरिया था और d इन दोनों की सेपरेशन थी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी d। ठीक है, तो ये मेरा आ गया था एप्सिलॉन a बाई डी, ये मुझे कैपेसिटेंस पता है, इसका यही होता है। अगर मैं कोएक्सियल केबल वाले कैपेसिटेंस की बात करूं, ठीक है, इसकी बात करूं, ठीक है, तो ये मेरा a, यहां तक मेरी वैल्यू थी a और यहां तक मेरी वैल्यू थी b। ठीक है, ये वाली वैल्यू थी मेरी a, तो और ये L थी मेरी इसकी लेंथ। अगर इसके लिए कैपेसिटेंस निकालना हो तो ये भी हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया, ये हो गया कोएक्सियल केबल का कैपेसिटेंस, कोएक्सियल केबल कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही मैंने इस वाले केस में देखा, ध्यान से जो अभी वाला करा है, यहाँ पर मैंने r इक्वल टू a, है ना, और एक r इक्वल टू b, ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, r इक्वल टू b। ठीक है, और इसके लिए मैंने जो क्या कहते हैं ये डिराइव करा है, ये कितना आ गया, दैट विल बी सिंपली व्हाट, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू, जो मैंने इस तरीके से निकाल लेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्फेरिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, यूजुअली ये 3 ही पूछे जाते हैं एग्जाम में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। ये है मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हो गया मेरा कोएक्सियल केबल कैपेसिटर और ये हो गया मेरा स्फेरिकल कैपेसिटर। तो ये 3 ही जनरली केसेस पूछे जाते हैं और इन तीनों को ही सॉल्व करना यूजिंग दिस पर्टिकुलर लाप्लास इक्वेशन, इट्स वेरी 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 इजी बिकॉज इट इज सिस्टमैटिक। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, अब आपका ये यूनिट होती है कंप्लीट। ठीक है, अब आपको एक छोटा सा टॉपिक करना है, आज आप ट्राई कर लेना उस चीज को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं समझ में आए तो मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बता दूंगा। अगर आपके पास मैथ्यू एनो सडीकू वाली बुक है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस एक टॉपिक दे रखा है चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम वाला जो चैप्टर था, उसी में आपको रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस दे रखा है। उसी में ये तीनों केसेस दे रखे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, कोएक्सियल केबल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर। इन तीनों का कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो वो आप वहां से भी निकाल सकते हो। कर लोगे एक बार, बहुत मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे आपको हार्डली, ठीक है। वही सेम तरीका है और उस तरीके से आप इस क्या कह सकते हैं, इन सारे कैपेसिटेंस की वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है बच्चों।